इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइब्रॉइड्स की। वी नो व्हाट आर फाइब्रॉइड्स। दीज आर बेसिकली योर बिनाइन ट्यूमर ऑफ द यूट्राइन स्मूथ मसल्स व्हिच आर टर्म्ड एज लियोमायोमा एंड ग्रॉसली हाउ डू दे अपीयर एज अ वेल डिमार्केटेड फर्म एंड वर्ल्डी ट्यूमर। ज़्यादातर किन फीमेल्स में कॉमन होते हैं? अच्छा, मोस्टली क्या कहते हैं 40% ऑफ द फीमेल में ओवरऑल देखे जाते हैं। वैसे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? दोज फीमेल्स हु आर नलीपेरस, दोज फीमेल्स हु आर बीस who have family history of leiomyomas and those females who are of African descent, उनमें ज़्यादातर ये ट्यूमर्स देखे जाते हैं या ये बिनाइन ट्यूमर देखे जाते हैं। इसकी सब उसको क्लासीफाई किस तरह करते हैं? हमारे पास जो सबसे कॉमनली देखी जाती है वो होती है इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड विच इज़ प्रेजेंट इन विद इन द वॉल्स ऑफ द मायोमीट्रियम। फिर हमारे पास सब म्यूकस फाइब्रॉइड आती है, सब सिरोसल फाइब्रॉइड आती है, सर्वाइकल फाइब्रॉइड आती है जो कि बहुत लेस कॉमनली देखी जाती है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फाइब्रॉइड्स हैं जो कि हमको जो क्लासिफिकेशन है जो हमको मिल सकती है। और इसमें भी आगे देखेंगे कि जो सब म्यूकस वाली होती है फ्रीक्वेंसी सब म्यूकस वाली ज़्यादातर सब फर्टिलिटी कॉज करा सकती है क्योंकि वो जो एंडोमीट्रियम है एंडोमीट्रियम को वो डिस्टॉर्ट कर देती है। तो अगर हम सिम्टम्स की बात करें विच आर कॉज बाय फाइब्रॉइड्स, एक तो दीज आर द मेन कॉज फॉर एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जिसमें ये हैवी मेंस्ट्रुअल और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कराते हैं। रिप्रोडक्टिव फेलियर एंड सब फर्टिलिटी जो कि ज़्यादातर सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स के साथ देखा जाता है। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, बल्क अफेक्ट्स ऑन द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स इन द पेल्विस क्योंकि इनका बल्कि वो होता है फैक्टर होता है तो ये प्रेशर सिम्टम्स कॉज कर सकते हैं कि प्रेशर एंड पेन डिपेंडिंग अपॉन अगर तो ये बाउल के ऊपर प्रेशर दे रहा है तो उसमें वो ब्लैडर एंड बाउल डिस्फंक्शन कॉज करा सकते हैं। रेक्टम के लेवल पे बाउल डिस्फंक्शन एंड ब्लैडर के लेवल पे ब्लैडर डिस्फंक्शन कॉज करा सकते हैं। बाकी एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी कॉज करा सकते हैं। नेचुरल हिस्ट्री इनकी क्या है? नेचुरल हिस्ट्री की ये है कि दीज आर बेसिकली बिनाइन एंड दे आर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर्स। सो अगर तो ये किसी फीमेल्स में हो गए, किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव एज में हो गए तो ये है कि जब उसको प्रेगनेंसी होगी उसकी प्रेगनेंसी की स्टेट में ये वाले ट्यूमर्स फर्दर इनलार्ज करेंगे बिकॉज इन प्रेगनेंसी देयर इज़ हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेज। वैसे ये ट्यूमर्स कब कब ये कहते हैं आ सकते हैं? एडवांसिंग रिप्रोडक्टिव एज में देखे जाते हैं। एंड ये देखा गया कि जो दीज ट्यूमर्स है दे श्रिंक आफ्टर प्रेगनेंसी एंड दे ऑल्सो श्रिंक आफ्टर मेनोपॉज क्योंकि मेनोपॉज में भी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी में भी ये होता है कि हाइपो एस्ट्रोजेनिक स्टेट आ जाती है, एस्ट्रोजन के लेवल्स कम हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ये एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ट्यूमर है इनका भी साइज़ कम हो जाएगा। इनमें हमारे पास डिफरेंट तरह की वो डीजेनरेटिव चेंजेस भी आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर ब्लड सप्लाई इफ़ दे आउटग्रो देयर ओन ब्लड सप्लाई। तो हमारे पास तीन तरह की डीजनरेशन मिल सकती है। रेड डीजनरेशन विच इज़ मेनली द डेंजरस वन क्योंकि उसमें हेमरेज एंड नेक्रोसिस और होता है एंड दिस यूजली अगर तो किसी को प्रेगनेंसी के साथ ये हुआ हुआ है तो इट यूजली प्रेजेंट्स इन द सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी विद एक्यूट पेन। हाईलीन डिजनरेटिव चेंजेस मिल सकती हैं जिसमें ज़्यादा एसिम्टोमेटिक सॉफ्टनिंग एंड लिक्विफेक्शन हो जाती है फाइब्रॉइड्स की। एंड सिस्टिक डिजनरेशन मिल सकती है जिसमें हमको एसिम्टोमेटिक सेंट्रल नेक्रोसिस मिलती है विच लीव्स द सिस्टिक स्पेसिस एट द सेंटर कि जो सेंटर होगा फाइब्रॉइड्स का उसमें हमारे पास नेक्रोसिस होगी एंड उसी में हमारे पास सिस्टिक स्पेसिस प्रेजेंट होंगी। एंड हमें पता है कि जब भी डिजनरेशन होती है वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होती है तो वहाँ पे कैल्शियम के डिपॉजिट्स भी बन सकते हैं। इनका जो मैलिग्नेंट काउंटर पार्ट होता है लियोमायोसार्कोमा ऑल्दो उसका इंसिडेंस काफ़ी लो है, ओनली 1 in 350 फाइब्रॉइड्स ही क्या कहते हैं दे गो फॉर मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ये देखा जाता है कि पोस्ट मेनोपॉज में क्या कहते हैं इसका सस्पेशन कब अराइज कर सकता है कि अगर पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में अगर तो कोई फाइब्रॉइड रैपिडली अपने साइज़ में इंक्रीज़ कर रहा है या कोई फाइब्रॉइड ऑलरेडी हाईली वेस्कुलर है या इफ़ एनी फाइब्रॉइड इज एसोसिएटेड विद प्री मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देन वी कैन सस्पेक्ट कि मे बी उसका कोई उस ट्यूमर में कोई मेलिग्नेंट चेंजेस आ रही हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो जो वास्ट मेजर ऑफ हमारे जितने भी फाइब्रॉइड्स होते हैं दे आर मेनली एसिम्टोमेटिक एंड जब तक इनका कोई सिम्टम नहीं आएगा तब तक बेहतर यही है कि इनको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। वो जब एसिम्टोमेटिक है तो कोई ट्रीटमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है। किस तरह ये फाइंड आउट होते हैं? एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हमको मिल सकते हैं। दे आर सीन एज अ फर्म मैस एंड क्या कहते हैं ये है कि अनटिल और अनलेस दे कॉज एनी सिम्टम्स दे डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट। कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स किस तरह की होती हैं? यही जो हमने क्लिनिकल फीचर्स सारे बात कर लिए हैं इसमें देखा जाता है कि मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस देखी जाती है, पेल्विक प्रेशर या बल्क सिम्टम्स देखे जाते हैं जिसमें यूरिनरी इनफ्रीक्वेंसी आ जाती है। एंड यही है कि अगर सब सिरोजल होगा तो सब म्यूकोजल होगा तो सब म्यूकोजल का देखा गया कि इट कैन कॉज इनफर्टिलिटी। पेन ज़्यादातर नहीं होता, पेन इज़ ओनली सीन अगर तो रेड डीजनरेशन उसके अंदर प्रेजेंट हो। सब फर्टिलिटी का भी यही कि हाउ डज इट कॉज सब फर्टिलिटी? इट रिजल्ट्स फ्रॉम द मैकेनिकल डिस्टॉर्शन और ओक्लूजन ऑफ द फिलोपियन ट्यूब्स। जो एंडोमीट्रियल कैविटी है दैट इज़ बेसिकली ग्रॉसली डिस्टॉर्टेड बाय सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स एंड एज अ रिजल्ट इट विल प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। तो जब तक हम सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स को रिमूव नहीं करेंगे तब तक फर्टिलिटी के चांसेस बेहतर नहीं हो पाएंगे। एंड फर्टिलिटी में आपके IVF आ जाते हैं कि जब तक सब म्यूकस फाइब्रॉइड होता है तब तक आप IVF भी प्रॉपर्ली नहीं करा सकते। IVF के भी जो चांसेस होते हैं पॉजिटिविटी के IVF के बेटर रिजल्ट्स के वो तब तक नहीं मिल सकते जब तक सब म्यूकस फाइब्रॉइड प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वी कैन सी ये कर क्या रहा है जो एंडोमीट्रियल कैविटी है उसको बेसिकली ये डिस्टॉर्ट कर रहा होता है। ये देखा गया कि इन लेट प्रेगनेंसी
ये होता है कि जो फाइब्रॉइड्स हैं दे आर यूजली लोकेटेड इन द सर्विक्स और द लोअर यूट्राइन सेगमेंट वेयर दे मे कॉज एन एबनॉर्मल फीटल लाइफ। ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कि फाइब्रॉइड्स की हो सकते हैं, जो कि ज़रा इरफान में बेहतर लिखी हुई। एंड आफ्टर डिलीवरी ये भी लिखा गया कि दीज फाइब्रॉइड्स कैन कॉज पोस्टपार्टम हेमरेज। एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स किस तरह की हमको मिलती हैं? एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स इस तरह की मिलती हैं कि हमको जनरली जो हमको साइंस मिलेंगे फीमेल में साइंस ऑफ एनीमिया मिल सकते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे दे विल बी विजिबल and or a palpable abdominal mass which is arising from the pelvis, and on bimanual examination enlarged, firm, smooth, irregular and non-tender uterus would be palpated। अगर तो टेंडर यूट्रस पैल्पेबल हो रहा है तो उसका ये मतलब है कि उसमें कोई उस जो फाइब्रॉइड है उसमें कोई रेड डिजेनरेटिव चेंजेस प्रेजेंट हैं। डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन से ही बताएंगे कि हम फुल ब्लड काउंट कराएंगे जिसमें हमको सिवियर एनीमिया मिल सकता है, क्योंकि इसका जो एक सिम्टम होता है दैट इज़ और हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हम इसमें ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एंड ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं विच आर द मेन स्टे ऑफ डायग्नोसिस। ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड याद रखना है, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन। एंड ये भी देखा गया कि बेसिकली जो ये अल्ट्रासाउंड होता है इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन अ यूट्राइन फाइब्रॉइड एंड एन ओवेरियन ट्यूमर एंड इट कैन ऑल्सो लोकेट द पोजिशन एंड साइज ऑफ फाइब्रॉइड। तो मेन है हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी, बिकॉज अल्ट्रासोनोग्राफी also is helpful in excluding hydronephrosis from pressure on the ureters। बाकी ये देखा गया मेन इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी है। उसके अलावा हम एमआरआई भी करा सकते हैं। एमआरआई क्यों कराते हैं? एमआरआई इसलिए कराते हैं टू डिमार्केट द मॉर्फोलॉजी, टू डिमार्केट द साइज एंड लोकेशन ऑफ द यूट्राइन फाइब्रॉइड प्रायर टू एनी रेडियोलॉजिकल और सर्जिकल इंटरवेंशन। जो इसके टेस्ट हैं, टेस्ट का ये टेबल अच्छा सा दिया हुआ है। ये टेबल को बेसिकली याद कर लेना है कि हमने अगर तो हमारे पास सब म्यूकस फाइब्रॉइड है एंड स्मॉल इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है तो उस केस में जो हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होगी दैट वुड बी ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड। अगर तो हमारे पास लार्ज इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है या सब सिरोजल फाइब्रॉइड है क्या कहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे। एंड ऑल्सो टू एक्सक्लूड हाइड्रोनेफ्रोसिस विच इज सेकेंडरी टू प्रेशर फ्रॉम फाइब्रॉइड ऑब्स्ट्रक्टिंग यूरेटर के। बेसिकली हाइड्रोनेफ्रोसिस को एक्सक्लूड करने के लिए भी हम जिस अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं वो ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं। अगर तो हमने सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियल पॉलिप को डिटेक्ट करना है तो उस केस में हम ये SIS विच इज़ और सलाइन इन्फ्यूजन सलाइन इन्फ्यूजन सोनोहिस्ट्रोस्कोपी की तरफ जाते हैं, सलाइन इन्फ्यूजन सोनोहिस्ट्रोग्राफी की तरफ हम जाते हैं विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर डिटेक्टिंग सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स एंड एंडोमेट्रियल पॉलिप्स। हिस्ट्रोस्कोपी कब करेंगे? हिस्ट्रोस्कोपी भी सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स एंड एंडोमेट्रियल पॉलिप्स को डिटेक्ट करने के लिए कराई जाती है। हिस्ट्रोस्कोपी इज़ डन टू प्लान एनी सब्सिक्वेंट फॉर प्लानिंग सब्सिक्वेंट हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जिकल ट्रीटमेंट के बिफोर सर्जिकल ट्रीटमेंट थ्रू हिस्टेरोस्कोपी। हम हिस्टेरोस्कोपी एक कहते हैं एक ओवरऑल आइडिया लेने के लिए भी हम कर सकते हैं। एंड हिस्टेरोस्कोपी इज़ ऑल्सो डन कि ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी कैन रिमूव पॉलिप्स, रिमूव एडिशंस एंड रिमूव सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स। तो बेसिकली जो हिस्टेरोस्कोपी कराई जा रही है वो सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स एंड एंडोमेट्रियल पॉलिप्स को ट्रीट करने के लिए एंड डायग्नोस करने के लिए कराई जा रही है। लास्टली MRI क्यों कराते हैं? फॉर डिस्क्राइबिंग the morphology and the location of fibroid and to indicate prior and it's also indicated prior to uterine artery embolization। ये एक मैनेजमेंट ऑप्शन है। एंड टू मॉनिटर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स। तो इन चीज़ों के लिए हम ये क्या कहते हैं ये वाली इन्वेस्टिगेशंस कॉज करा सकते हैं। तो जो इन्वेस्टिगेशंस का नाम लिखने होंगे वो है ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, सलाइन इन्फ्यूजन सोनोहिस्ट्रोग्राफी, हिस्टेरोस्कोपी एंड MRI। एंड वो कौन कौन से फाइब्रॉइड की टाइप्स को डिटेक्ट कर ली थी वो उन्होंने इस टेबल में अच्छा सा दिया हुआ है। सो दिस टेबल इज़ एक तरफ से कह लें गुड। आगे अगर हम चलें तो अब आते हैं हमारे पास सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी है पूरे टेबल में उन्होंने दिए हैं, लेकिन ट्रीटमेंट ऑप्शंस आई वुड गो थ्रू है। ट्रीटमेंट में जो हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट आती है, अगर तो ये है कि हमको इंसिडेंटली एसिम्प्टोमेटिक फाइब्रॉइड मिल गया तो हम कौन कौन सी करा सकते हैं। वी कैन गिव दोज ट्रीटमेंट विच आर गिवन फॉर ट्रीटिंग द कॉज ऑफ हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। हम क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकते हैं? हम लीवोनॉर्जेस्टर इंट्रायूट्राइन सिस्टम जो कि माइनेरा के नाम से आते हैं वो देख सकते हैं। हम ट्राइनेक्सिमिक एसिड दे सकते हैं, हम मेफेनेमिक एसिड दे सकते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दे सकते हैं। लेकिन याद रखना है कि ये वाली जितनी भी फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है दैट इज़ लेस इफेक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ सब म्यूकस फाइब्रॉइड। ये सब म्यूकस फाइब्रॉइड को ठीक नहीं कर पाती। एंड इट इज़ ऑल्सो लेस इफेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ एनी फाइब्रॉइड विच इज़ मोर देन 3 सेंटीमीटर इन साइज़। तो इन दोनों अगर तो ये दोनों रीजन्स ये दोनों कॉजेज़ होंगे फाइब्रॉइड्स के तो उनको ये वाली मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक नहीं कर पाती। तो जो हमारे पास एक इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट है, इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ बाय इंजेक्टिंग अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट। बिकॉज जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट होते हैं ये क्या कराते हैं, दे इंड्यूस अ मेनोपॉजल स्टेट। एंड बाय इंड्यूसिंग अ मेनोपॉजल स्टेट होगा क्या कि जो ओवरीज में एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। एज अ रिजल्ट जो फाइब्रॉइड्स का साइज़ है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा एंड एमेनोरिया भी हो जाएगा। लेकिन ये देखा गया है कि इवन दो इट इज़ एन इफेक्टिव थेरेपी फॉर ट्रीटिंग एनी फाइब्रॉइड्स, होता गया कुछ फीमेल्स
टॉलरेट नहीं कर पाती हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट को, तो उन पेशेंट्स में हम क्या, क्योंकि उनमें होता है कि जो पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा एक्सेसरबेट करने लग जाते हैं, तो उन फीमेल्स हम क्या देते हैं, उन फीमेल्स में हम फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देते हैं टू प्रिवेंट अ लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ पोस्ट मेनोपॉज एंड टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि अगेन पोस्ट मेनोपॉज में देखा जाता है। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है जो कि हमने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि वी गिव जो एक इफेक्टिव है दैट इज जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एगोनिस्ट एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। लेकिन इन दोनों का ये याद रखना है कि जैसे ही आप क्या कहते हैं क्या कहते हैं सॉरी इसमें एक और जो हम ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकते हैं वो याद रखना है कि वी कैन ऑल्सो गिव सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जिसका नाम है यूलिप्रिस्टल एसीटेट। यूलिप्रिस्टल एसीटेट की एक एडवांटेजेस बात ये कि यूलिप्रिस्टल एसीटेट भी इवन दो फाइबर्स को श्रिंक कर देता है, लेकिन उसमें कोई पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स हमको नहीं मिलते, तो उसमें हमको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये यूलिप्रिस्टल एसीटेट विच इज़ जो सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर उसके साथ देखा गया। लेकिन मेन चीज़ जो याद रखनी वो ये रखनी है कि चाहे आप यूलिप्रिस्टल एसीटेट दे रहे हैं या आप गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एनालॉग्स दे रहे हैं, जब भी आप दोनों के ट्रीटमेंट स्टॉप कर देंगे होगा क्या, जो ओवेरियन फंक्शन होगा वो वापस नॉर्मल रिटर्न कर जाएगा। जैसे ही वो वापस नॉर्मली रिटर्न हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वापस एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन होने लग जाएगी। सो देयर इज़ अ चांस कि देयर कैन बी रीग्रोथ ऑफ योर फाइब्रॉइड्स, क्या अगर तो फाइब्रॉइड्स प्रॉपर्ली श्रंक ना हो तो उनकी दोबारा रीग्रोथ हो सकती है वंस यू स्टॉप दिस मेडिकल ट्रीटमेंट। तो जो इफेक्टिव मेडिकल ट्रीटमेंट है वो जो वैसे याद रखेंगे दैट इज़ योर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो उसके साथ देते हैं, एंड योर सेलेक्टेड प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर जिसमें हमारे पास यूलिप्रिस्टल एसीटेट आता है। लेकिन इसके साथ इसके एक साइड इफेक्ट देखा गया कि इट कैन कॉज लिवर इम्पेयरमेंट, ये एक इसका साइड इफेक्ट देखा गया जिसकी वजह से इसका यूज़ थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट पे हैं तो सर्जिकल ट्रीटमेंट एक तो डिपेंड्स अपॉन कि फेलियर ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन किस प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ पेशेंट आए एंड वेदर वो जो पेशेंट है वो अभी अपना क्या कहते हैं फर्दर फ्यूचर में कंसीव करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर तो वो भी फर्दर फ्यूचर में कंसीव करना चाहता है तो हम उसके लिए दो ऑप्शंस देते हैं। वन इज़ योर मिनिमली इन्वेसिव हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, ये उसके लिए होती है अगर किसी को सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स हों एंड जो आगे कंसीव करना चाह रहे हो, उन फीमेल्स में हम क्या कराते हैं, उन फीमेल्स में हम हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी कराते हैं फॉर दोज फीमेल्स हु विश टू कंसीव एंड दोज हु हैव सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स, उनमें हम हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी कराते हैं, क्योंकि जो हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी है ओनली दैट कैन ट्रीट योर सब म्यूकस फाइब्रॉइड। वैसे हम क्या कराते हैं, अगर फॉर एग्जांपल किसी में सब म्यूकस फाइब्रॉइड नहीं है, किसी में इंट्राम्यूरल या सबसिडोजल फाइब्रॉइड है एंड वो सब फर्टिलिटी कॉज करा रहा है एंड दैट फीमेल विशेस टू कंसीव, तो उन फीमेल्स में जो हम मेन ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, मेन सर्जिकल ट्रीटमेंट दैट इज़ योर मायोमेक्टमी। वी डू मायोमेक्टमी थ्रू लेप्रोटोमी। लेकिन ये भी याद रखना है कि इसका जो एक रिस्क फैक्टर है वो ये देखा गया मायोमेक्टमी का कि इवन दो इट इज़ अ वेरी रेयर रिस्क फैक्टर, लेकिन इट इज़ अ सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर कि इट कैन कॉज अनकंट्रोल्ड लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग ड्यू टू विच जो मायोमेक्टमी है ड्यू टू विच होगा क्या, हमको फिर मायोमेक्टमी नहीं करानी होगी, हमको फिर फर्दर फुल ऑन हिस्टेरेक्टमी करानी होगी, कि पूरा यूट्रस का रिमूवल कराना होगा। तो ये एक साइड इफेक्ट है जो कि इसके साथ देखा गया है कि मायोमेक्टमी कैन कॉज सिग्निफिकेंट अनकंट्रोल्ड लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग। वैसे हम क्या कराते हैं, वो फीमेल्स जिन हु डू नॉट विश टू कंसीव उनमें हम डायरेक्टली हिस्टेरेक्टमी करा देते हैं, क्योंकि हिस्टेरेक्टमी से क्या होगा, फुल रिमूवल ऑफ यूट्रस हो जाएगा एंड दिस पेशेंट विल हैव ए मेनोरिया, सेकेंडरी ए मेनोरिया। एंड ये भी इसमें उन्होंने बताया है कि जो हिस्टेरेक्टमी एंड मायोमेक्टमी दोनों प्रोसीजर से पहले इट इज़ बेनिफिशियल कि हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी में हिस्टेरेक्टमी या मायोमेक्टमी प्लान की भी है तो इट इज़ बेनिफिशियल कि हम एटलीस्ट प्रायर टू 3 months टू सर्जरी हम उनमें गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट दे दें। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जो एक ऑलरेडी बल्कि साइज़ है फाइब्रॉइड का वो रिड्यूस हो जाएगा एंड साथ में अगर तो वो फाइब्रॉइड ज़्यादा वेस्कुलर है तो जो उसकी वेस्कुलरिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। एंड जब वो दोनों चीज़ें रिड्यूस हो जाएंगी उसके बाद आप हिस्टेरेक्टमी या मायोमेक्टमी करा सकते हैं। आप हिस्टेरेक्टमी किन अप्रोचेस के थ्रू करा सकते हैं, यू कैन अप्रोच इट थ्रू लेप्रोस्कोपिकली और यू कैन अप्रोच इट थ्रू वेजाइनली और यू कैन ऑल्सो अप्रोच हिस्टेरेक्टमी बाय योर एब्डोमिनल क्या कहते हैं बाय एब्डोमिनली एज वेल। तो ये एक वो क्या कहते हैं एक बेनिफिशियल फैक्टर देखा गया। दैट वाज सर्जिकल ट्रीटमेंट। लास्ट जो हमारे पास रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट आती है। रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज़ जो यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन में एज नेम सजेस्ट हम करते क्या हैं, दोनों यूट्राइन आर्टरीज जो होती हैं उनको हम अंडर रेडियोलॉजिकल गाइडेंस अंडर रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशंस वी एम्बोलाइज दें कि उनको ब्लॉक कर देते हैं, एम्बोलाइज कर देते हैं। एम्बोलाइज करने से होगा क्या, उन आर्टरीज में इन्फेक्शन हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट जो फाइब्रॉइड हैं जिनको वो क्या कहते हैं वेस्कुलरिटी मिल रही, जिसको वो ब्लड वेसल सप्लाई मिल रही, जिसकी वजह से वो फर्दर ग्रो कर रहे हैं, होगा क्या
कि जैसे ही यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइज कर जाएगी, यूट्राइन आर्टरी ब्लॉक कर जाएगी, तो एज अ रिजल्ट जो फाइब्रॉइड्स हैं उनकी भी डिजनरेशन हो जाएगी ड्यू टू इन्फेक्शन। लेकिन ये याद रखना है कि दीज फीमेल हु अंडरगो दिस क्या कहते हैं प्रोसीजर, दे रिक्वायर एन ओवरनाइट स्टे इन हॉस्पिटल एंड दे ऑल्सो रिक्वायर ओपिएट एनाल्जेसिया, क्योंकि उनमें उन फीमेल्स में पेन का सिम्टम हमको मिलता है। एंड क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं इस फीचर की, इसमें कॉम्प्लिकेशन देखी जाती हैं, फीवर हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फाइब्रॉइड एक्सपल्जन हो सकती है एंड पोटेंशियल ओवेरियन फेलियर भी हो सकता है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू फाइब्रॉइड्स विद योर 10 टीचर। सब मैं इरफान के थ्रू करा देता हूँ। So if you talk about fibroids, we know they are known as uterine leiomyoma, benign uterine smooth muscle tumor, very common in females, seen in 40% of overall females, and they are estrogen dependent. Okay, they increase in size during high estrogen levels, for example in pregnancy, and they decrease in size during low estrogen levels, for example in menopause. Risk factors क्या होते हैं? nulliparity, obesity, family history and African descendant। ये इसकी क्लासिफिकेशन है। कहाँ पे हमको मिल सकते हैं जो इसकी टाइप्स हैं? इंट्राम्यूरल, जो कि मोस्ट कॉमनली देखी जाती है कि विद इन द वॉल्स ऑफ यूट्रस, विद इन द मायोमीट्रियम। सबमिकोजल का याद रखना है कि द मोर देन 50% ऑफ द सबमिकोजल दे प्रोजेक्ट इनटू द एंडोमीट्रियल कैविटी। ये उन्होंने सबमिकोजल दिखाया है कि सबमिकोजल है, एज वी कैन सी इट इज़ प्रोजेक्टिंग इनटू एंडोमीट्रियल कैविटी, जिसकी वजह से इट लीड्स टू सब फर्टिलिटी। सबसिरोसल एज वी कैन सी के मोर देन 50% दे प्रोजेक्ट आउटसाइड द यूट्राइन कॉन्टूर। पेडंकुलेटेड वैसे एक टाइप देखी नहीं जाती। पेडंकुलेटेड ये है कि दे आर के वो यूँ करके इस तरह बाहर को निकल सकते हैं। पेडंकुलेटेड भी इसमें एक टाइप लिखी हुई है, 10 टीचर्स में नहीं लिखी हुई थी। और सर्वाइकल टाइप होती है, सर्वाइकल यहाँ दिखाई भी नहीं है, जो सर्विक्स के लेवल पे होती है, क्योंकि वो बहुत अनकॉमन होती है। सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स का ये बताया है कि जो सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स है देखें ग्रोस्टिल डिस्टॉर्ट द एंडोमीट्रियम एंड कॉज सब फर्टिलिटी। सो एज अ रिजल्ट व्हेन वी रिमूव द सब म्यूकस फाइब्रॉइड्स इट कैन एनहांस द फर्टिलिटी एंड इट कैन ऑल्सो हेल्प विद योर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स लाइक IVF। क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस क्या होती हैं? मोस्ट ऑफ देम आर एसिम्टोमेटिक, लेकिन अगर तो कोई सिम्टम्स के साथ आएगा तो जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है दैट इज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जिसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड आ जाती है, सब फर्टिलिटी, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ड्यू टू प्रेशर ऑन ब्लैडर एंड कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू प्रेशर ऑन रेक्टम। तो वो बल्कि प्रेशर वाले सिम्टम्स हो गए। बट इसका एक मेन चीज़ याद रखनी है, ये याद रखनी है कि देयर इज़ नो इंक्रीज इन रिस्क ऑफ मिसकैरेज वंस द प्रेगनेंसी इज एस्टेब्लिश्ड विद अ फाइब्रॉइड। साइंस में एनीमिया, uterus would be asymmetrically enlarged, uterus would be firm and non-tender. If it is tender, so that means there is some red degeneration present. And on vaginal examination, leiomyoma moves with the movement of cervix. Differential diagnosis बताया में pregnancy, ovarian tumor, leiomyosarcoma, adenomyosis and rudimentary horn of uterus. Complications जो मैंने कहा था कि इरफान में अच्छी लिखी हुई कि प्रेगनेंसी पे क्या इफेक्ट होगा? इट कैन कॉज मेल प्रेजेंटेशन, इट कैन obstruct labor, it can cause cervical dystocia, interfere with the placental separation and postpartum hemorrhage. जनरल कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? इन्फेक्शन होते हैं, टॉर्जन होता है एंड डी जनरेशन की जो हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी कि व्हेन डू वी से कि डी जनरेशन ऑकर्स, कि डी जनरेशन में व्हेन द फाइब्रॉइड आउटग्रोथ्स इट्स ब्लड सप्लाई देन वी कॉल इट अ डी जनरेशन। अब हाइलीन जो होती है, हाइलीन डी जनरेशन में ये होता है कि जो फाइब्रॉइड है इट विल ग्रेजुअली आउटग्रो इट्स ब्लड सप्लाई, एसिम्टोमेटिक सॉफ्टनिंग होगी एंड लिक्विफेक्शन हो जाएगी फाइब्रॉइड की। रेड डी जनरेशन में क्या होगा कि जो फाइब्रॉइड है वो एक्यूटली आउटग्रो कर देगा इट्स ब्लड सप्लाई, जो कि क्लासिकली प्रेगनेंसी में देखा जाता है। ज़्यादातर इसमें हेमरेज एंड नेक्रोसिस होती है और पेन मिलता है। एंड सिस्टिक डीजनरेशन यही है कि जो सेंटर होगा फाइब्रॉइड का दैट वुड अंडरगो नेक्रोसिस एंड रिजल्टेंट सेंट्रल सिस्टिक चेंजेस। ये इन्होंने अलग से बताया कि जो सिस्टिक डीजनरेशन होती है इट कैन अंडरगो मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, पर काफ़ी रेयर होता है, ओनली लेस देन 1% दफ़ा ही देखा जाता है। इन्वेस्टिगेशंस क्या होती है? वही जो एक अच्छा सा टेबल बना हुआ था 10 टीचर्स में, वही है कि अगर हमने सब म्यूकोजल एंड स्मॉल इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स को डिटेक्ट करना है तो इट्स बेटर ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की तरफ जाएं। अगर हमने सब सीरोजल एंड लार्ज इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स को डिटेक्ट करना है तो इट्स बेटर टू गो फॉर ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी। सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स और एंडोमेट्रियल पॉलिप को डिटेक्ट करना है तो इट्स बेटर टू गो फॉर सलाइन इंजेक्शन सोनोग्राफी या सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी। हिस्ट्रोस्कोपी से क्या कर सकते हैं? वी कैन डिटेक्ट द सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स एंड एंडोमेट्रियल पॉलिप्स एंड वी कैन प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर फ्यूचर हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी आ जाती है। MRI इज बेस्ट फॉर डिस्क्राइबिंग मॉर्फोलॉजी एंड लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड्स एंड इंडिकेटेड प्रायर टू यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एंड टू मॉनिटर द रिस्पॉन्स ऑफ दैट ट्रीटमेंट एसिम्टोमेटिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टोमेटिक में मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है कि वो जो हम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड की दे रहे थे ट्रांक्सामिक एसिड और एनसेट्स
कि कहते हैं वो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आ जाते, लेकिन मैंने इनका बताया था कि दे आर नॉट अफेक्टिव इफ़ द फाइब्रॉइड इज सबम्यूकोजल या इफ़ द फाइब्रॉइड का साइज़ इसके कहते हैं मोर देन 3 मिलीमीटर। एंड यहाँ पर अलग से ये भी लिखा हुआ है कि इफ़ द यूट्रस इज इन लार्ज, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेगनेंसी की स्टेट एंड यूट्रस इज इन लार्ज फॉर मोर देन 12 वीक्स का साइज़ का यूट्रस है, दैन भी हम ये वाली इस जो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड वाली जो ट्रीटमेंट थी उसकी तरफ नहीं जाते। जो एक इफेक्टिव मेडिकल मैनेजमेंट है दैट इज द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट कि दे प्रोड्यूस अ पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट बाय डिक्रीजिंग द ओवेरियन एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कि इट कॉजेज एंड दे ऑल्सो कॉज प्री सर्जिकल श्रिंकेज ऑफ द फाइबर्स, जो कि मैंने 10 टीचर्स के एंड में बता दिया था। इफ़ दे आर नॉट वेल टॉलरेटेड देन दे शुड बी स्टॉप। एंड ये देखा गया कि एज सून एज दे आर स्टॉप ओवेरियन फंक्शन रिटर्न्स एंड द फाइब्रॉइड रीग्रोस। जो सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है जिसमें हमारे पास यूलिप्रिस्टॉल एसिटेट आ जाते हैं, उसका भी ये देखा गया है कि वो भी फाइब्रॉइड की श्रिंकेज कराता है एंड कैन ऑल्सो एलिविएट द सिम्टम्स ऑफ हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। लेकिन जो एक इसका फ़ायदा देखा गया है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगनिस्ट से, वो ये देखा गया है कि इट डज नॉट इंड्यूस एनी मेनोपॉजल स्टेट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी का नहीं जिक्र किया हुआ, सिर्फ मायोमेक्टमी का जिक्र किया हुआ है। जो हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी थी वो बेसिकली सब म्यूकोस फाइब्रॉइड्स को ही सिर्फ ट्रीट कर रही थी। वैसे जो मायोमेक्टमी होती है, मायोमेक्टमी ओवरऑल फाइब्रॉइड्स को रिमूव कर देती है एंड इट ऑल्सो प्रिजर्व्स फर्टिलिटी। कॉम्प्लिकेशन क्या देखी गई है, जो मैंने बताई थी कि लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग कैन अकर विच मे नीड हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी इट इज़ अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ द होल यूट्रस, इट डज नॉट प्रिजर्व फर्टिलिटी। तो जो उन्हीं फीमेल्स की होती है जिनको फर्दर कंसीव नहीं करना होता एंड इज़ देयर फॉर द लास्ट ऑप्शन। एंड लास्टली जो रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन थी कि जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट करता है यूट्राइन आर्टरी इम्बोलाइजेशन के इम्बोलाइजेशन ऑफ द यूट्राइन आर्टरीज विद रिजल्टेंट इन्फेक्शन एंड डीजनरेशन ऑफ द फाइब्रॉइड। अलग से इसमें बताया हुआ है कि इट रिजल्ट्स इन 50% रिडक्शन इन द ओवरऑल फाइब्रॉइड वॉल्यूम and it also preserves fertility and is equivalent to the myomectomy in alleviating the fibroid related heavy menstrual bleeding and pressure symptoms. So that was all related to fibroids. I hope you easily समझ में आ गया हो and thank you.